नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आज हम ये पूरा टॉपिक के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेंगे, जो डिफरेंट टाइप से इस टॉपिक से पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। ठीक है, तो प्रश्न है आपके सामने, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर इंडियन बैंक एज पर बेसिल 3 नॉर्म्स। बेसिल 1 2 3 बेसिल 3 नॉर्म्स चल रही हैं जिन्हें हर बैंक फॉलो करती है। तो उसके अनुसार मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR कितना है? CAR कितना है? तो भैया 10.5% है। कितना है? 10.5%। ये इतना CAR मेंटेन करना पड़ेगा हर बैंक को। ये बेसल 3 नॉर्म्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं बैंक को, किसी भी कंट्री की बैंक को। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है? बताओ भाई। 22वां प्रश्न है आपके सामने। ओपन मार्केट ऑपरेशन या मोरल सुएशन या क्रेडिट सीलिंग या पब्लिसिटी। तो देखो, प्रत्यक्ष उपकरण है क्रेडिट सीलिंग। क्रेडिट सीलिंग ये डायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ही हम चीजें यूज करते हैं, जैसे कि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसके बारे में डिटेल में समझा था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF अलाउज बैंक टू, जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो बैंक को क्या अनुमति देता है, क्या करने की अनुमति देता है? 23rd, बोरोइंग ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई एट हायर रेट, या बोरो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम आरबीआई, या करेंसी नोट इशू करना, या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना। तो देखो भाई, जो हमने आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं। इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं वो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जैसे एक है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा है क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक, अब क्वांटिटेटिव टूल्स में जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि बैंक रेट, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और रेपो, रिवर्स रेपो, और MSF। यही MSF जिसकी बात हो रही है। तो MSF क्या है? MSF ना, एक आप इसको इमरजेंसी लोन भी कह सकते हैं। इमरजेंसी लोन, जब बैंक को इमरजेंसी हो पैसे की तो वो बैंक लोन ले सकता है आरबीआई से। 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए ले सकता है, लेकिन इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा, और वो भी ज्यादा। ठीक है, तो ये होगा बोरोइंग ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई एट हायर रेट। ज्यादा ब्याज दर पर अचानक से पैसा चाहिए आपको तो वो मिल जाएगा आरबीआई से। बस इसी फीचर की वजह से आरबीआई को हम कहते हैं आरबीआई इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई अंतिम सहारा है कमर्शियल बैंकों के लिए। अगर कमर्शियल बैंकों को इमरजेंसी में कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है तो आरबीआई दे देता है। समझ गए? और जिस रेट पर देता है इमरजेंसी में उसे कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये जनरली जैसे 6.25% है और
0.25% एक्स्ट्रा लेते हैं ब्याज, तो उस पर पैसा मिल जाता है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाई आरबीआई, निम्नलिखित में से वो क्या है जिसे आरबीआई रेगुलेट नहीं करता? तो कमर्शियल बैंकों को तो करता है आरबीआई रेगुलेट, कोऑपरेटिव बैंक्स को करता है, एनबीएफसी को करता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। स्टॉक एक्सचेंज को आरबीआई मैनेज नहीं करता। स्टॉक एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए अलग से एक बॉडी है इंडिया में, उसे हम सेबी कहते हैं। सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। इसी का जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। कहां पर है? मुंबई। ठीक है भाई। इसी के अंदर हम जो ये कैपिटल मार्केट बोलते हैं इसको, जिसको सेबी रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट। इसी कैपिटल मार्केट के अंडर में हम पढ़ते हैं क्या दोस्त? इसी के अंडर में हम पढ़ते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे निफ्टी कहते हैं, निफ्टी 50 कंपनी की लिस्ट होती है। पीएसई का जो इंडेक्स होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं, यानी कि 30 कंपनी की लिस्ट, और निफ्टी मतलब 50 कंपनी की लिस्ट। ठीक है, ये इसमें हम देखते हैं। आई होप क्लियर है। आगे चले। व्हाट इज मीन्ड बाय लिक्विडिटी ट्रैप? लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है भाई? ये तो अजीब चीज है। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है वेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव इन स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब ये होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव ना रहे, इनइफेक्टिव हो जाए, यानी कि उसका असर कुछ दिखाई ना दे, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी कुछ असर दिखाई ना दे, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप होना। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसीलिए तो आरबीआई तो अलग मेजर लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग से मेजर लेती है, अलग से एक्शन लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो पॉलिसी होती है उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और आरबीआई की जो पॉलिसी है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। दोनों ही अपने लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो। विच इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया बाई एसेट्स, यानी कि संपत्ति के बिहाफ पर सबसे बड़ी बैंक भारत का कौन सा है? 26वां प्रश्न, 26वां प्रश्न बताइए जल्दी से। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक। तो देखो भाई, यहां देखो, सबसे बड़ा बैंक एसेट्स को, संपत्ति को ध्यान में रख के सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया ये। अब आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है 1955 में। ठीक है, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम, इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बना? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दोस्त 1921 में। ठीक है, इससे भी अगर पीछे जाएं, इससे भी अगर हम पीछे जाएं, तो इंपीरियल बैंक से पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके ही इंपीरियल बैंक बना 1921 में, और फिर इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया 1955 में। क्लियर? ध्यान रखेंगे। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। विच एक्ट गेव द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द स्टेटस ऑफ सेंट्रल बैंक? निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट है जिसने आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया? आरबीआई ने आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया। तो आरबीआई
एक्ट 1934। आपको पता है एक एक्ट पास हुआ, इस एक्ट को बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934, ये वाला। ठीक, इस एक्ट के बिहाफ पर ही, इस एक्ट के आधार पर ही हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारत में आरबीआई की स्थापना हो जाती है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन जाता है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है। शुरुआत में आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, 1935 में, लेकिन मुंबई में कब पहुंचा? आज भी मुंबई में है, तो 1937। ठीक, अब क्या हुआ? 1937 के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ठीक है, आरबीआई नेशनलाइज्ड हो जाती है 1 जनवरी 1950 को। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन M3 मनी सप्लाई? तो देखो M1, M2, M3 इन्हें बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्लास में डिटेल में हमने डिस्कस किया है, क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। 28 देखो M3 में आता है जो कॉइन है ना सर्कुलेशन में जो कॉइन है वो M3 में काउंट होते हैं। ठीक है, जो कॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं इंडिया में चल रहे हैं वो M3 में काउंट होते हैं। बेस रेट क्या है? बेस रेट का मतलब ये है कि ऐसा रेट जिस रेट से कम पर कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय बैंक्स फॉर लैंडिंग, कर्ज देने के लिए कम से कम ब्याज दर डिसाइड कर देना, वही कहलाता है बेस रेट। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, कि भैया इससे कम पर लोन नहीं दोगे। नहीं तो सभी बैंक सस्ता भी दे सकते हैं अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए। ठीक है, द यील्ड कर्व इन बैंक शोज, यील्ड कर्व का क्या मतलब होता है भाई? तो भैया ये इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर और मैच्योरिटी पीरियड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यील्ड कर्व इन बैंकिंग शोज इंटरेस्ट रेट वर्सेस मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है और इंटरेस्ट रेट, इसमें रिलेशनशिप शो करता है। विच इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया? भारत में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एग्जिम बैंक? तो भैया आरबीआई। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, ये काम आरबीआई का है। विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू नेशनलाइज्ड इन इंडिया? भारत में पहला बैंक कौन सा है, जो मतलब भारत का वो बैंक कौन सा है जो सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ, उसका नेशनलाइज्ड, यानी कि भारत सरकार का बैंक बना वो? तो भैया वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया 1969, बैंक ऑफ इंडिया 1969, जब इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। व्हाट इज द कैपिटल एडुकेसी रेशियो? CAR हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। तो रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। 10.5% मैनेज करना जरूरी होता है सभी बैंकों के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इज पब्लिश्ड बाय, जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आता है वो पब्लिश्ड बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा पब्लिश होता है, लेकिन कब कब, साल में कितनी बार? साल में कितनी बार? तो भैया 2 बार। साल में कितनी बार पब्लिश होता है? 2 बार पब्लिश होता है। What is the effect of an increase in SLR on बैंक क्रेडिट? अगर SLR बढ़ा दिया जाए तो बैंक के क्रेडिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? SLR बढ़ा दिया जाए तो बैंक के क्रेडिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया लैंडिंग कैपेसिटी बैंक की कम हो जाएगी। लैंडिंग कैपेसिटी मतलब बैंक की कर्ज देने की शक्ति, जो कमर्शियल बैंक है जैसे कि पीएनबी, तो उसकी कर्ज देने की शक्ति कम हो जाएगी। जैसे मैं जाऊं कर्ज लेने के लिए पीएनबी के पास, तो कम कर्ज देगा या कम ले पाऊंगा, क्योंकि क्या होगा? एसएलआर बढ़ा दिया ना, एसएलआर बढ़ा दिया मतलब कुछ रिजर्व पैसा वो पीएनबी को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उसे लोन में नहीं बांट सकती। अगर ये बढ़ा दिया एसएलआर का रेट तो ज्यादा रखने पड़ेगा, तो ज्यादा रखना पड़ेगा तो कस्टमर को बांटने के लिए लोन कम बचेगा उसके पास,
इसलिए डिक्रीज बैंक लेंडिंग कैपेसिटी। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज? एनबीएफसी का एग्जाम्पल क्या है इसमें से? एनबीएफसी का एग्जाम्पल क्या है जो बैंक नहीं होते लेकिन फिर भी बैंक वाला काम करते हैं? 36 तो एलआईसी तो इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई भी बैंक है, बजाज फाइनेंस ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, पूरी तरह से बैंक नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई? आरबीआई के द्वारा जो कर्ज का नियंत्रण किया जाता है कि कब कितना कर्ज दिया जाए, कब कर्ज देने से रोका जाए, तो व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रेडिट कंट्रोल बाई आरबीआई? आरबीआई के द्वारा जो क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है उसको लेकर क्या सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37। तो इट रेगुलेट मनी सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। इट कंट्रोल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है, आरबीआई करता है। इट डायरेक्ट बैंक्स लैंडिंग एक्टिविटीज, बैंकों को कर्ज देने से संबंधित एक्टिविटीज करता है, बिल्कुल सही बात है। इट सेट फिस्कल पॉलिसी, तो भैया फिस्कल पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई का नहीं है। भारत के अंदर जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन बनाता है? फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति ये वित्त मंत्रालय बनाता है, नॉट आरबीआई। कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है, आरबीआई नहीं बनाती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव तो भैया प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ है। 38 का ए, प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, रिसेशन की सिचुएशन से बाहर निकलना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू बाय आरबीआई टू डिक्रीज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई को डिक्रीज करना यानी कि बाजार में पैसा कम जाए, तो ऐसा करने के लिए आरबीआई क्या इस्तेमाल करेगी? क्या सरकारी जो सिक्योरिटी है उसको बेच देगी, सीआरआर को कम कर देगी, बैंक रेट को कम कर देगी, या एसएलआर को कम कर देगी? बताओ भाई। जो आरबीआई है, बाजार में पैसा कम जाए इसके लिए आरबीआई इन चार में से क्या करेगी? तो भैया जो आरबीआई ने क्या किया था, मान लो पीएनबी एग्जांपल लेता हूं मैं, पीएनबी से बॉन्ड ले लिए थे और बदले में पैसा दे दिया था पीएनबी को। अब आरबीआई चाहता है कि बाजार में पैसा कम जाए, तो आरबीआई क्या करेगा? पीएनबी से कहेगा भैया ऐसा करो, अपने बॉन्ड तुम वापस ले लो और हमारा पैसा हमें दे दो। तो पैसा वापस ले लिया आरबीआई ने बॉन्ड देकर, तो पीएनबी के पास पैसे की कमी, और पैसे की कमी तो लोगों को नहीं बांट पाएगी, तो क्या होगा? मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी बाजार में। ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स मींस, बैंक के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्या मतलब होता है? बैंक के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब क्या होता है? लोन टू सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है प्राथमिकता डिसाइड कर लेना, प्राथमिकता निर्धारित कर लेना, यानी कि जो जरूरी सेक्टर है पहले उसे लोन दो, फिर अगर बचेगा तो दूसरी प्राथमिकता वाले को देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब है जो जरूरी चीज है, जैसे कि एग्रीकल्चर जरूरी है इसको लोन दो, एमएसएमई छोटे उद्योग जरूरी है इनको लोन दो, तो यही आंसर हो जाएगा ए। समझ गए? तो आई होप चीजें क्लियर है, ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। आई होप चीजें क्लियर हो गई, समझ में आई होंगी। कल जो क्लास ली थी हमने और आज जो क्लास ली है, इसमें हमने आरबीआई से संबंधित और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग कैटेगरी के आए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाए तो इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ के ये सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।